हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर टू। सीटेट पेपर टू के बारे में हम बात करेंगे। साइंस सब्जेक्ट है हमारा सीटेट पेपर टू साइंस। PYQ को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम PYQ की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 500 PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस के होंगे। बहुत सारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले पेपर हुए हैं, तो 2011 से लेके 2025 तक के, जो भी 25 में तो शायद एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो जो भी पेपर सब तक के रहेंगे वो PYQ हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो NCERT साइंस की बुक है प्रॉपर, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी क्लासेस ले रहे हैं। तो वो सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप उसको करेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे आप। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए आप वो जो हमारी सीरीज़ चल रही है NCERT बुक की जो क्लासेस हैं उनको मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। क्लास 6 NCERT, क्लास 7th NCERT और क्लास 8th NCERT बिल्कुल मस्ट है आपके लिए पढ़ना। इसके बाद जो 9th 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हम वहीं डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए चलिए PYQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समरूप जुड़वा का जन्म कैसे होता है। ऑप्शन ए है अलैंगिक प्रजनन से, ऑप्शन बी है दो अंडों के निषेचन से, ऑप्शन सी है एक अंडे का निषेचन दो शुक्राणुओं से, ऑप्शन डी है एक अंडे का निषेचन एक शुक्राणु से। तो ऑप्शन ए है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 eggs, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 eggs बाय 2 sperms, ऑप्शन डी है फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 eggs बाय 1 sperm। तो आप कौन सा आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो पूरी तरह से गलत है, और ऑप्शन दो है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जी हाँ, एक अंडे का निषेचन एक शुक्राणु से जब होता है तो समरूप जुड़वा का जन्म होता है। यहाँ पर क्यों ये डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है समरूप, मतलब जो रूप में समान हो, जिनका बिल्कुल जो जुड़वा हैं वो बिल्कुल समान हो, उनका लिंग भी समान हो। तो इस ऐसा तब होता है जब एक अंडे का निषेचन एक शुक्राणुओं से होता है। तो ये कैसे होता है, जब एक शुक्राणु के द्वारा एक अंडाणु का निषेचन होता है तो जो युग्मनज विकास होता है वो दो भागों में ही क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब जब युग्मनज का शुरुआत में ही विकास होता है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब एक शुक्राणु के द्वारा एक अंडाणु का निषेचन होता है तो युग्मनज के जो विकास है उसकी शुरुआत में ही वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे दो भ्रूण बन जाते हैं। और दो भ्रूण बनते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। तो एक शुक्राणु और एक अंडे के निषेचन से जो डिवाइड होकर युग्मनज बनता है तो उसके द्वारा दो समरूप, मतलब दो समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जो कि एक ही जीनोम साझा करते हैं। उनका जीनोम भी एक जैसा होता है और वो एक ही लिंग के भी होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। और उन दो शुक्राणु, और जब मतलब यहाँ पे ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जुड़वा हैं तो यहाँ पे दो शुक्राणु और दो अंडाणु का निषेचन होना चाहिए था, तो वो समरूप नहीं होते। अगर दो अंडाणु और दो शुक्राणु का जो निषेचन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वे विपरीत लिंग के भी हो सकते हैं और एक लिंग के भी हो सकते हैं, पर वे समरूप यानी कि मोनोजाइगोटिक नहीं होते हैं, बल्कि हम उनको बोलते हैं डाईजाइगोटिक। तो डाईजाइगोटिक में क्या होता है कि दो अंडे से दो विभिन्न शुक्राणु द्वारा वो निषेचित होते हैं, और उनमें ऐसा पॉसिबल है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, या दोनों लड़के या दोनों लड़की, ऐसा करके पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें एक क्वेश्चन में। तो फटाफट क्वेश्चन आंसर करने से सीटेट का पेपर नहीं निकलेगा। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस करना ही होगा और उसको अच्छे से सुनना होगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन्हें नोट डाउन करना होगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके आज 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखते हैं। सर्दी के दिनों में दरवाजे के धातु का जो हैंडल है उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। तो जो हमारा हैंडल होता है वो जो धातु का या किसी मेटल से बना हुआ हैंडल है वो ज़्यादा ठंडा होता है प्लास्टिक की हैंडल की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, इसीलिए। ऑप्शन बी है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, इसीलिए। या फिर ऑप्शन सी है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकिरक है, इसलिए। या फिर ऑप्शन डी है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? तो आप सभी को पता है जो धातु है वो क्लास 6 या 7th एनसीईआरटी में हमने डिस्कस भी किया है ऊष्मा का चैप्टर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। मेटल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पदार्थ है वो अपने से क्या होकर ऊष्मा को आसानी से जाने दे। तो अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को आसानी से अपने से होकर जाने दे तो हम उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। मतलब हम उसे ऊष्मा का कंडक्टर कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसमें? एल्युमिनियम आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा। तो ये सब क्या है? मेटल है या ये धातुएं हैं जो कि क्या करती हैं? ऊष्मा को अपने से होकर जाने देती हैं। और जो पदार्थ ऐसे हों जो कि ऊष्मा को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं कि ये बैड कंडक्टर हैं। तो ये वो कौन कौन से होते हैं? उसमें प्लास्टिक है, लकड़ी है। तो हम इन्हें ऊष्मा रोधी भी बोलते हैं और ऊष्मा का कुचालक भी बोलते हैं। तो जैसे कि दरवाजे पर अगर धातु का हैंडल लगा होगा तो वो क्या होगा? ऊष्मा को अपने से जाने देगा। तो क्या हो जाएगा? वो रीजन है कि सर्दियों के दिनों में दरवाजे का जो धातु का हैंडल है वो प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है और क्योंकि प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ असर्शन लिखा हुआ है पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। मतलब जो पराश्रव्य ध्वनि है अल्ट्रासाउंड है वो मनुष्यों के लिए क्या है? इनऑडिबल है, उससे नहीं सुन सकते, अश्रव्य है। क्यों? क्योंकि मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर कारण और कथन दिया हुआ है। हमने इसको पढ़ने का ट्रिक भी आपको बताया था कि हम कैसे समझें ये सही है या गलत। तो इसको पढ़ने का ट्रिक यही है कि आप पहला कथन पढ़िए और साथ में क्योंकि लगा के कारण पढ़िए। तो अगर दोनों सही आते हैं तो फिर क्या होगा? अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन पता ना हो इस केस में, और अगर पता है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तब तक हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं उसको सही आंसर ढूंढने के लिए। तो पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है क्योंकि मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। तो क्या आपको पता है कि मानव के कान की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है? ए और आर दोनों सही है। और क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? तो बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
हम सभी को पता है कि जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो सुग्राही नहीं है, मतलब वो सुनने योग्य नहीं होती हैं। तो क्योंकि पराश्रव्य ध्वनि की जो ध्वनि होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, तो ऐसी ध्वनियाँ मनुष्य नहीं सुन सकता। तो मानव जो है वो सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य ध्वनि की जो श्रव्यता होती है, मतलब जो उनकी सुनने की क्षमता होती है, उसकी जो रेंज होती है, परिसर होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए राइट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? मतलब कोई इमारत है तो उसमें तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तो वाई इज अ लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग? क्यों इंस्टॉल्ड किया जाता है कोई भी इनलाइटिंग कंडक्टर बिल्डिंग में? तो ऑप्शन ए है, यह तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। या ऑप्शन सी है, बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। या यहाँ पर ऑप्शन डी है कि यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। तो बताइए, किसी भी इमारत पे जो तड़ित चालक है, मतलब बिजली क्यों लगाया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी भी राइट नहीं होगा, और यहाँ पर और जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है कि बिजली के इमारत से टकराने पर जो उत्पन्न आवेश को या भूमि में संवाहित कर देती है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ग्राउंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द बिल्डिंग। तो जब भी लाइट स्ट्राइक करती है बिल्डिंग पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड में कंडक्ट हो जाते हैं, मतलब वो बिजली जो है वो भूमि में संवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर जो तड़ित चालक है एक धातु की छड़ होती है। कैसे ये बिजली संवाहित होती है भूमि में, इसको अच्छे से जानते हैं। जो तड़ित चालक होती है उसकी एक धातु की चालक छड़ होती है, जिससे ऊंचे भवन जो इमारत है उसकी छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो एक छड़ लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, तड़ित चालक का ऊपरी सिरा जो होता है ना वो नुकीला होता है। जो छड़ का सिरा होता है वो नुकीला होता है और इसे इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा दिया जाता है और इस पर तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे धरती में गाड़कर इसके आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। मतलब जो वहाँ से जो तांबे का तार लेकर के आते हैं और धरती में गाड़ते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं, वहाँ पर कोयला और नमक मिलाकर सिरे का अंत करते हैं। जिससे क्या होता है, जब बिजली जब इमारत से टकराती है तो क्या होता है कि जो आवेश उत्पन्न होता है वो सीधे भूमि में संवाहित हो जाता है। तो इससे इमारत की सुरक्षा होती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? मिश्रण के बारे में हमने क्लास 7th या 6th क्लास के एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है कि मिश्रण क्या होते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा समूह है जो मिश्रणों का समूह है? ऑप्शन ए एयर, वाटर, वुड। ऑप्शन बी वुड, सॉल्ट, सैंड। ऑप्शन सी सॉल्ट, सैंड, वाटर। ऑप्शन डी वुड, एयर, सैंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पर टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मिश्रण है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने पर बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही रहेगा? वो लकड़ी, वायु और रेत वाला सही रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन डी कैसे सही है।
जो भी हमारे समूह हैं उसमें जो लकड़ी है, वायु है, रेत है, इसका मिश्रण जो है वो एकदम सही मिश्रण है, मिश्रणों का एक समूह है। लकड़ी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्वों का मिश्रण होती है। लकड़ी क्या होती है? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्वों का मिश्रण होती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है और रेत एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण अपने आप में ही होता है। और जल और नमक क्यों नहीं सही होंगे? तो आपको पता है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। नमक भी एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। तो जहाँ जहाँ जल और नमक लिखा है वो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? डी बचा, जिसमें लकड़ी, वायु, रेत तीनों ही मिश्रण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हों, मतलब जो मानव निर्मित रेशा होता है, अगर हम उसके कपड़े पहने हों तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लेषित रेशे, तो इसका रीजन इन्होंने हमसे पूछा है कि जो कृत्रिम रेशे हैं क्या वो जलने पर राख हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी है जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी है लपटों के साथ जलते हैं, और ऑप्शन डी है जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम ऐसे जो कृत्रिम मानव निर्मित रेशा है उसके कपड़े पहनते हैं और वो जब जलते हैं अगर दुर्घटना में, तो क्या संभावनाएं बनती हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट नहीं होगा, क्योंकि जलने पर कपड़े जो कृत्रिम रेशे के कपड़े होते हैं वो राख नहीं होते हैं और ना ही वो पिघलकर द्रव होकर वाष्पित होते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ना ही वो लपटों के साथ जलते हैं, तो जलते तो हैं लेकिन ये प्रॉपर रीजन नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं, जिससे कि जो भी मनुष्य इनको पहने होता है तो उसके ही चिपचिपा बन के चिपक जाते हैं, तो इससे ज़्यादा जो संभावना है जलने की वो भी बढ़ जाती है। तो कृत्रिम जो प्राकृतिक रेशे हैं और कृत्रिम रेशे हैं इनके बारे में हम बात करते हैं पहले, कि प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। तो जो पौधे या जानवरों से मिलने वाला रेशा है उसको हम प्राकृतिक रेशा बोलते हैं, ये कॉटन का या सिल्क का, ये प्राकृतिक रेशे हो गए। और जो मानव निर्मित है कृत्रिम रेशे हैं उनको बोलते हैं रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सारे कैसे हैं? मानव निर्मित रेशे हैं। तो कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े में यदि आग लग जाए तो क्या होता है? यह पिघलकर कपड़ा जो है पहनने वाले के शरीर से ही चिपक जाता है, क्योंकि जलने पर यह चिपचिपा द्रव बन जाता है। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ए और कॉलम बी में दिया हुआ है। और ये विटामिन से हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इसे भी हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, लेकिन इसको मैं और अच्छे से सारे विटामिन्स के और सारे जो भी उनके कार्य हैं उनके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बना के एक अलग से वीडियो में मैं डाल दूँगी। तो ये सीटेट में आप देखेंगे मोस्टली जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो मोस्टली पेपर्स में आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? तो यहाँ आपको मिलान करना है। तो कॉलम ए में लिखा है विटामिन ए, उसके सामने लिखा है हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी लिखा है विटामिन सी, और इसके सामने लिखा है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। और इसी के साथ जो सी लिखा है वो लिखा है विटामिन डी। तो विटामिन डी के सामने लिखा है कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन बी मतलब डी पार्ट में लिखा हुआ है विटामिन बी, जो कि लिखा है शरीर की कोशिकाओं के उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो ये इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं इतने बड़े बड़े। तो यहाँ पर जो हमारी विटामिन ए है, अगर हम इसमें एक दो भी पता कर लेते हैं तो उसी से हमारा ये पूरा आंसर बन जाता है। तो विटामिन ए का क्या काम है अगर आप लोगों को पता होगा, तो विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तो ये किस में लिखा हुआ? ए का दूसरा होगा, इसमें लिखा है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है।
तो ये जो ए का दूसरा देखते हैं किधर है। ए का दूसरा किस में है, तो ए का दूसरा ए में भी है, ए का दूसरा सी में भी है, और ए का दूसरा और तो कहीं नहीं है। तो ये फिर जो बाकी के ऑप्शन है वो तो कट गए, तो ए और सी में ही कोई भी हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं, अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो ये हड्डियों और जो दांत है उसके लिए उपयोग करता है। तो हड्डियों और दांत के लिए कहाँ पे विटामिन डी के बारे में हम सब जानते हैं। तो ये हड्डियों और दांत के बारे में ये लिखा हुआ है, मतलब डी का हमारा विटामिन डी का हमारा फर्स्ट होगा। बट यहाँ पर जो दिया गया है ये विटामिन डी हमारा सी में दिया गया है, यानी कि सी का पहला, ए का दूसरा, सी का पहला, ए का दूसरा और सी का पहला। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम मैच करते हैं किस में है। तो ए में देखते हैं सी का पहला यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में सी का पहला है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हमारा राइट है। लेकिन हम और भी पता कर लेते हैं, मतलब 2 विटामिन के बारे में हमें पता था और उससे ही हमारा काम बन गया। तो जो विटामिन सी होती है वो क्या करती है, वो कई रोगों से हमारी लड़ने में मदद करती है, जो कि ये बी में लिखा हुआ है विटामिन सी के बारे में। तो ये कई रोगों में हमारी लड़ने में मदद करती है। तो ये इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन बी के बारे में बात करें तो ये शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करती है, उपयुक्त कार्य और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये तो इससे ही मैच हो जाएगा और इसके लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा। तो अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम का अगर हम विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करते हैं तो वो है रेटिनॉल, और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी के बारे में बात करें तो वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में अलग अलग विटामिन्स होती हैं, क्योंकि ये विटामिन बी पूरा एक ग्रुप होता है। तो विटामिन B1 की बात करें तो हम इसको थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। अगर हम B2 की बात करें तो हम इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगर हम B7 की बात करें तो ये बायोटिन होती है। और अगर हम B12 की बात करते हैं तो ये साइनोकोबाल्मिन होती है। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है, और बायोटिन B7 का नाम होता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती हैं, विटामिन्स के बारे में बात कर ली। कल एक आपको वीडियो मिलेगा विटामिन का, ट्रिक का, और सभी विटामिन को डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे से। तो वैसे मैंने क्लास 6 NCERT के फर्स्ट चैप्टर में कुछ विटामिन्स के चार्ट को डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पौधे का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन विधि से मिलान कीजिए। तो किसकी क्या प्रजनन विधि है, इससे मिलान करना है। ऑप्शन ए है एल्गी शैवाल बीजाणु बनना, या फिर बी फंगी फफूद विखंडन से, या फिर सी डहेलिया शरीर के भाग का अलग होना, या फिर डी कैक्टस जड़ों के द्वारा। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर आपको पता है कि शैवाल का विखंडन होता है, मतलब शैवाल के जो प्रजनन है वो विखंडन के द्वारा होता है, तो यहाँ पर जो ए है उसका दूसरा होगा। तो ए का दूसरा इसमें है और इसमें है, तो मतलब ए और सी ऑप्शन जो है वो कट गए। और इसके साथ साथ अगर आपको पता है कि रूट्स के द्वारा किसका होता है, तो रूट्स के द्वारा डहेलिया का होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो डहेलिया का जो है वो रूट्स के द्वारा प्रजनन होता है, तो मतलब सी का फोर्थ होगा। तो सी का फोर्थ देखते हैं दोनों में से किसका है। इस पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी में सी का फोर्थ, और ऑप्शन बी में तो लिखा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। इसके साथ ही जो फफूंद है बी, इसका 1 होगा बीजाणु से बनना। और अगर हम बात करते हैं कैक्टस की, तो जो हमारा डी है वो उसका हो जाएगा शरीर के भाग
का अलग होना। जो कैक्टस है वो शरीर के भाग से अलग होकर के प्रजनन करता है। डहेलिया का जड़ों द्वारा होता है। फफूंद का बीजाणु बनने से होता है। और शैवाल का विखंडन से होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। तो एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, मतलब विकास जो है वो रुक जाए, चेहरे पे सूजन हो जाए, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां, तो यह निम्न किस कमी के कारण होता है? तो ये किस कमी के कारण होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। ना ही ये वसा से नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता, खनिज से नहीं होता, ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो अगर व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेता है, भोजन में दूध, अंडा, दाल, चना, ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ये वाला भी हमने चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में। तो ये भी क्लास 7th NCERT में है। तो अब हम देखते हैं 10th हमारा जो क्वेश्चन है। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला भी कर देता है। मतलब एक तत्व है वो क्या करता है, एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बना देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसा कौन सा ये वाला तत्व है? कैल्शियम है, कार्बन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन से जल अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्योंकि उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।